नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित। दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण और किसानों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। प्रधानमंत्री मोदी का 23 और 26 जुलाई के दौरान यूनाइटेड किंगडम और मालदीव का दौरा। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कांवड़ यात्रा मार्गों पर ढाबा रेस्तरां पर क्यूआर कोड अनिवार्यता का आदेश लागू रहेगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। सेना की ताकत में और इजाफा। भारत पहुंची अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप। ऑपरेशनल क्षमताओं को मिलेगा बल। दुश्मनों को पल भर में निपटाने की ताकत। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे आज। 1-1 की बराबरी पर सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। सोमवार के बाद आज दूसरे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जहां बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया रहा, वहीं सदन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर बाद में इसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में जारी विपक्ष के हंगामे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष दोहरे मानदंड अपना रहा है। रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सवाल किया कि जब सरकार पीछे नहीं हट रही तो हंगामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर देश के करोड़ों लोगों के पैसे और संसद के अमूल्य समय की बर्बादी का आरोप लगाया। रिजिजू ने यह भी कहा कि विपक्ष केवल शोर शराबा कर रहा है, जबकि जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के पहले राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जमकर सियासी घमासान मचा है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया है। वहीं विपक्ष को आशंका है कि एसआईआर के बहाने उसके समर्थक वोटों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है। इस राजनीतिक हलचल के बीच 21 जुलाई तक घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 43.92 लाख से अधिक मतदाता अपने अपने पतों पर नहीं पाए गए। लगभग 16.55 लाख मतदाता मृत, 19.75 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित, लगभग 7.5 लाख मतदाता विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत पाए गए और लगभग 11,000 का पता नहीं चल पाया।
इन नामों की सूची बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों BLA के साथ साझा की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता चाहते हैं कि मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और लापता मतदाताओं को भी मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाए। हालांकि ये मांग पूरी तरह विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरे उद्देश्य के विपरीत है। SIR प्रक्रिया व्यापक है और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से छूट न जाए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार मतदाता पुनरीक्षण मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बन गए हैं। चुनाव आयोग ने आधार कार्ड की जांच करने के सख्त आदेश दिए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो घबराए हुए हैं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि 2024 के बाद PM मोदी की ये चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। इसके अलावा कीर स्टारमर के साथ ये उनकी तीसरी बैठक होगी। विदेश सचिव ने बताया कि कई ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने के इच्छुक है। साथ ही भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। The Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also, during the visit, interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's fourth visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. भारत और ब्रिटेन के बीच विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि कई UK विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि भारत UK में विदेशी निवेश का एक बड़ा स्रोत है, जिससे वहां 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नियमित संवाद होता है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड वैक्सीन के लिए अहम साझेदारी की। विदेश सचिव ने कहा कि भारतवंशी समुदाय और प्रवासी भारतीय UK से भारत के रिश्तों का एक मजबूत आधार है। Recently opened a campus in Gurugram just last week actually, and this is the first foreign university to open a campus in India under the new education policy. Just for your information, there are several other UK universities, apart from universities in other countries, several other UK universities that are also considering opening campuses in India under the same policy. The UK is also the 6th largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK.
with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि होंगे। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। विदेश सचिव ने कहा, भारत मालदीव का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर आर्थिक स्तर पर बातचीत जारी है। विकास साझेदारी के तहत भारत सड़क और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन इस यात्रा के दौरान किया जाएगा, जबकि कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा होगी। विक्रम मिस्री ने बताया कि मालदीव की राजधानी को जोड़ने वाला ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP भारत द्वारा समर्थित एक बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है, जिसे मालदीव के विकास में गेम चेंजर माना जा रहा है। India is one of the largest trading partners of the Maldives. Bilateral trade is nearly $500 million. And India continues to be, Indian investors remain part of sectors such as tourism in the Maldives and other economic activities. On the economic front, one recent development which I would like to share with you is that both countries are in discussions to negotiate a free trade agreement and an investment treaty as well. And new areas of cooperation, including renewable energy, fisheries, etc., are also being worked on. और भारतीय सेना की ताकत में आज बड़ा इजाफा हुआ है। अमेरिका से खरीदे गए अत्याधुनिक अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच भारत पहुंच गया है। ये सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती से सेना की परिचालन क्षमता और आक्रमण क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। यह हेलीकॉप्टर जंग के मैदान में दुश्मन के ठिकानों को बेहद कम समय में नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। सेना ने अमेरिका के साथ साल 2020 में 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए करीब $600 मिलियन की डील साइन की थी। इन्हें अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बनाया है। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक लॉन्ग बो रडार सिस्टम लगा है, जो एक साथ 128 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और सेकंड्स में हमला कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर हेलफायर मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम है। साथ ही इसमें रॉकेट और मशीन गनों के साथ बेहतरीन नाइट विजन और एयरबोर्न सेंसर भी मौजूद है, जिससे रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इन अपाचे हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाई मिलेगी और ये देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। लंबित विधेयक की समय सीमा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अहम मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। ये मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब अप्रैल में तमिलनाडु के 10 विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा, जिसके आधार पर संविधान पीठ गठित की गई। ये पीठ विधेयक पर फैसले की समय सीमा और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर विचार करेगी। आज के कदम से सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि अगस्त में इस मामले पर विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर QR कोड का आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित खान पान की दुकान, ढाबों और रेस्तरां पर मालिकों के नाम बताने वाले QR कोड को अनिवार्य किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहां भोजन नहीं करते जहां मांसाहार भी बनता है। ऐसे में ये जानने के लिए कोई संकेत होना चाहिए कि वहां क्या परोसा जा रहा है। धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, लेकिन साथ ही किसी की आजीविका भी प्रभावित ना हो। हमें बीच का रास्ता निकालना होगा।
और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्टर राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और लक्ष्मी मांचू को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में इन कलाकारों को तलब किया है। ईडी ने दग्गुबाती को 23 जुलाई को हैदराबाद स्थित अपने ऑफिस में पेश होने को कहा है। प्रकाश राज को 30 जुलाई को ईडी कार्यालय में तलब किया गया है। विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और लक्ष्मी मांचू को 13 अगस्त को तलब किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इन चारों स्टार्स ने कथित तौर पर अवैध धन जुटाने में शामिल ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का समर्थन किया था। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 और बोइंग 737 विमानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग तंत्र का निरीक्षण पूरा कर लिया है। निरीक्षण के दौरान लॉकिंग तंत्र में कोई समस्या नहीं पाई गई है। भारत के विमानन नियामक DGCA ने इसके लिए 14 जुलाई को निर्देश जारी किया था। एयर इंडिया ने आदेश से पहले ही 12 जुलाई से स्वैच्छिक जांच शुरू कर दी थी तथा DGCA की समय सीमा के भीतर सभी निरीक्षण पूरे कर लिए थे। एक बयान में एयर इंडिया ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और पुष्टि की कि निष्कर्षों को DGCA के साथ साझा किया गया है। और केंद्र सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी है। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और ग्रामीण स्तर पर भंडारण और कृषि प्रसंस्करण की सुविधाओं को बढ़ाना है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक लिखित सवाल के जवाब में लोकसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख समितियों PACS के स्तर पर विभिन्न कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिनमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां और उचित मूल्य दुकानों का निर्माण भी शामिल है। अगले 5 वर्षों में पूरे देश के सभी पंचायतों, ग्रामों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी सहकारी समितियां और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के समन्वय से लागू किया जा रहा है। इनमें कृषि अवसंरचना निधि और कृषि विपणन अवसंरचना योजना, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और साथ में औपचारिकीकरण योजनाएं भी शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB सहयोग करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर भंडारण और कृषि प्रसंस्करण की सुविधाओं को बढ़ाना है। योजना के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार और स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के माध्यम से किसान आय और उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाएगी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी सफलता देखने को मिली है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई 2025 तक भारत के 80.93% ग्रामीण घरों को नल से पीने योग्य पानी की सुविधा मिल चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री V सोमन्ना ने संसद में लिखित सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि आज देश के कुल 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ यानी 80.93% ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की सप्लाई हो रही है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत से 15 जुलाई 2025 तक लगभग 12.43 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। मिशन की शुरुआत में केवल 3.2923 करोड़ यानी 16.7% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन होने की जानकारी थी।
राज्य मंत्री सोमन्ना ने कहा कि मिशन के तहत प्रदान किए गए घरेलू नल जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन एक स्वतंत्र थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। राज्य मंत्री ने कहा, कार्य क्षमता मूल्यांकन 2022 के दौरान ये पाया गया कि 86% घरों में वर्किंग नल कनेक्शन थे। राज्य मंत्री सोमन्ना ने कहा कि मिशन के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन NJJM टीम द्वारा मिशन के शीघ्र कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग करने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी किए जाते हैं। देश के 80% गांव अब ODF यानी खुले में शौच से मुक्त प्लस आदर्श गांव बन गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। CR पाटिल ने लिखा कि ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि जन भागीदारी की शक्ति, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ गांवों के निर्माण में जमीनी स्तर के शासन की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है। महिलाओं की प्रगति को लेकर एक और उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर 5 में से एक GST करदाता अब महिला है और हैं। SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निजी लिमिटेड कंपनियों में ये प्रतिनिधित्व काफी अधिक है। SBI की समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांति घोष ने बताया कि यह आंकड़ा कुल आयकर दाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% और कुल जमा में 40% हिस्सेदारी के साथ महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल 5 वर्षों में ग्रॉस GST कलेक्शन 2 गुना हो गया है और औसत मासिक सकल GST कलेक्शन अब 2 लाख करोड़ रुपए है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं से देश में बहुत अच्छा निवेश देखने को मिल रहा है। संसद में आज दी गई जानकारी के अनुसार PLI योजनाओं के तहत मार्च 2025 तक 14 सेक्टर में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है या बिक्री में वृद्धि हुई है और 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 14 सेक्टर में PLI योजनाओं के तहत अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने स्कीम के पहले 3 वर्षों में 2.66 लाख करोड़ रुपए की संचयी बिक्री हासिल की है, जिससे 1.70 लाख करोड़ रुपए की निर्यात शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि इस योजना ने भारत को थोक दवाओं के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने में योगदान दिया है। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि मेडिकल डिवाइस के लिए PLI योजना के तहत 21 प्रोजेक्ट्स ने 54 यूनिक मेडिकल डिवाइस का निर्माण शुरू कर दिया है, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर, MRI, CT स्कैन, स्टेंट और डायलिसिस और साथ में इसकी मशीन और C-आर्म, कैथ लैब, मेमोग्राफ, MRI कॉइल आदि जैसे हाई एंड डिवाइस शामिल हैं। मूल्य के संदर्भ में मोबाइल का उत्पादन 2020-21 में 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 140% से बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोन का निर्यात 2020-21 में 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि PLI योजना के तहत 24 जून 2025 तक 12 सेक्टर के लिए 21,534 करोड़ रुपए की संचयी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। बीते 4 वित्त वर्ष में देश में मोबाइल प्रोडक्शन 140% बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि भारत में मोबाइल प्रोडक्शन वित्त वर्ष 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 140% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसी अवधि के दौरान मोबाइल फोन का
निर्यात लगभग 775% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 22,870 करोड़ रुपए था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जैसी योजनाओं ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। PLI योजना ने प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को अपना उत्पादन अन्य देशों से भारत में शिफ्ट करने के लिए आकर्षित किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत 28,602 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने मई 2025 में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मई में 20.06 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़े हैं। ये अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा की ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। युवाओं और महिलाओं ने इससे बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। ये आंकड़ा अप्रैल के पिछले महीने की तुलना में मई 2025 के दौरान नेट पेरोल एडिशन में 4.79% की वृद्धि दर्शाता है। महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे रहा है। एक्सपर्ट सेवाएं और कपड़ा उद्योग में भी तेजी देखी गई है। EPFO के ताजा आंकड़े कई लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ये भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। मई 2024 की तुलना में नेट पेरोल एडिशन में 2.84% की वृद्धि हुई है। मई 2025 में लगभग 9.84% की वृद्धि हुई है। मई 2025 में लगभग 9.42 लाख नए युवा EPFO से जुड़े। ये अप्रैल 2025 से 11.04% ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर युवा 18 से 25 साल की उम्र के हैं। इस आयु वर्ग के 5.60 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। ये कुल नए सदस्यों को 59.48% है। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में युवा पहली बार नौकरी कर रहे हैं। वे संगठित क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मई 2025 में 2.62 लाख नई महिला सदस्य भी EPFO से जुड़ी। ये पिछले महीने से 7.08% ज्यादा है। पिछले साल के मुकाबले ये 5.84% ज्यादा है। इससे पता चलता है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कंपनियां महिलाओं को नौकरी देने में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।